नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत और ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद को आप देख ही पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से ईरान, इज़राइल, हिजबुल्लाह, हूती, मिस्र और इस बीच इराक की। अब आप बोलेंगे कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं क्या? तो दो खबरें हैं। दो खबरों में को समझेंगे। एक खबर आनंद लेकर आए हैं और एक खबर है मेरे पास। तो पहले मैं अपनी खबर से ही शुरुआत कर देता हूं, क्योंकि बात मैंने ही शुरू की है तो पहले बात को पूरी किया जाए। तो देखिए, अभी जो जानकारी निकलकर सामने आई है, यमन में मौजूद हूथी लड़ाके लगातार इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं, उससे जंग लड़ रहे हैं, उसके ऊपर लगातार मिसाइलें भी यदा कदा दागी जाती रहती हैं। अब एक मिसाइल को गिरा दिया जाता है तो हूथीज़ 10 मिसाइलें और दाग देते हैं। अब यमन में मौजूद हूथी लड़ाके जो हैं, उनके पास इतनी सामग्री या इतना असलहा आता कहाँ से? तो अभी जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये सामने आई है कि यमन में जो मौजूदा सरकार है, उसने एक जहाज़ को पकड़ा और उस जहाज़ को जब पकड़ा तो उसमें से काफ़ी सारे हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें भारी मात्रा में बारूद है, मिसाइल का सामान है और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, और वो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाली चीज़ है जो सामान मिला है उसके अंदर। और वो टेंशन कुछ इस तरीके से बढ़ा रही है, ख़ास तौर पर इज़राइल जो है उससे बड़ा परेशान नज़र आ रहा है। और निश्चित रूप से इज़राइल अपने इस जो परेशानी है या अपने ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर जो संकट के नए बादल उसको दिख रहे हैं, उससे निपटने के लिए भी कुछ न कुछ इंतज़ाम कर रहा होगा। लेकिन खबर ये आई है कि उन हथियारों में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो केमिकल वेपन्स के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जी हाँ, केमिकल वेपन्स, यानी कि गोली या मिसाइल से तो कुछ लोगों का नुकसान होता है या कुछ लोगों की जान ली जा सकती है, लेकिन केमिकल वेपन एक ही झटके में हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। अब बार बार यही कहा जाता है कि हूतीज़ के पास ये मदद कहाँ से आती है? तो हूतीज़ के पास ये मदद आती है ईरान से। ऐसे आरोप बार बार लगाए जाते हैं। हालांकि केवल और केवल ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि हम मदद नहीं पहुंचा रहे हैं हूतीज़ को, दे आर फाइटिंग देयर ओन, मतलब वो अपने खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक चिंता की बात तो इजराइल के सामने ये है कि अगर ये केमिकल वेपन्स, क्योंकि आपको याद होगा इराक और ईरान के बीच में एक बार हो चुका है जब 5,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मस्टर्ड गैस और दूसरी गैस छोड़ी गई थी और 5,000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। तो केमिकल वेपन कितने ख़तरनाक होते हैं ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन अब इजराइल की टेंशन इससे बढ़ी हुई है। लेकिन एक टेंशन और है, और वो है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह लड़ाके जो है, उनके पास मदद कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि मदद तो वहाँ भी, हिजबुल्लाह की मदद तो ईरान ही करता है। तो इसको लेकर एक खबर सामने आई है और वो खबर बड़ी चौंकाने वाली और नई भी है। ये आनंद बता रहे हैं खबर की। क्या है खबर आनंद? बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने बताया कि हूती का जो है इस तरीके एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो ईरान के जितने प्रॉक्सी हैं, हम्म। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे फिर हूती हो, ये सब एक्टिव हो चुके हैं। क्यों एक्टिव हो चुके हैं? दरअसल इजराइल सुरक्षा कैबिनेट ने मोहर लगा दी है किस पर? गाजा पर नियंत्रण करने के लिए, फुल कंट्रोल करने के लिए। और इस मामले को लेकर के नेतन्याहू जो है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इन्होंने क्या कर दिया है? मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दिखा दी है। जब से ये इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है, तब से ही तीनों जो प्रॉक्सी हैं सब एक्टिव हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि गाजा पर इसीलिए लड़ाई चल रही थी कि गाजा पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, किसका? इजराइल का। लेकिन अब इजराइल चढ़ाई शुरू कर दिया है गाजा पर और हरी झंडी दिखा दी है। इस पे ट्रंप का या फिर अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसा गतिविधि नहीं हो रहा है जिससे इजराइल को रोका जा सके। तो अब क्या है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला अली खामनेई, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक नया प्लान तैयार किया है हिजबुल्लाह को मदद पहुंचाने के लिए, ऐसा दावा किया जा रहा है।
दरअसल क्या है कि सीरिया का रास्ता आपको पता है कि जब से जुलानी की सरकार आई है, वो जुलानी सरकार जो है अमेरिका की तरफ झुकी हुई है, अमेरिका से सहयोग ले रही है, बातचीत हो रही है। जुलानी खुद अमेरिका दौरे पर गए थे, तो वहाँ का रास्ता बंद है ईरान के लिए पूरी तरह से, क्योंकि इसके पहले जब बशर असद की सरकार थी तो उस समय उनकी बातचीत पूरा चलती थी, तो कॉरिडोर पूरा, था हाँ, एक प्रकार से वहाँ सप्लाई का कॉरिडोर। लेकिन अब जो रास्ता उन्होंने चुना है वो इराक से चुना हुआ है, बगदाद से बैरूत तक की। अच्छा, बगदाद से बैरूत का एक प्लान बनाया है आयतुल्लाह अली खामनेई ने, और ये इस मामले को लेकर के जो वहाँ के ईरान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो खुद इराक और लेबनान के दौरे पर थे। और इस दोनों दौरों को देखते हुए यही खबर निकल के आ रही है कि क्या हिजबुल्लाह फिर से एक्टिव होगा और फिर से हमला करेगा। तो अब इस पर भी प्रतिक्रिया आ गई है। जो हिजबुल्लाह के जो चीफ कासिम हैं, उनका इस पर बयान भी आ गया है, और उन्होंने साफ साफ इजराइल को धमकी दे दी है कि अगर गाजा पर आप कब्जा करते हैं या फिर गाजा पर कोई भी एक्टिविटी करते हैं आप, तो हिजबुल्लाह के तरफ से फिर से हमला शुरू हो जाएगा, यानी फिर से वो लड़ाई करना शुरू कर देगा गाजा हमास के पक्ष में। क्योंकि आपको पता है कि जब से ट्रंप आए हुए हैं तब से सीज फायर है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, क्योंकि लड़ाई तो दोनों से चल रही थी, लेकिन ऑपरेशन तो वहाँ पर ऑपरेशन तो चल ही रहा है, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो सीज फायर है। ट्रंप के आने के एक दिन पहले से ही हो चुका था, 18 जनवरी को ही। लेकिन अब जो ईरान का ये प्लान जो है, प्लान पर ये शक क्यों हो रहा है? शक इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान और इराक, आपको पता है कि ईरान इराक में दोस्ती नहीं है, लेकिन अब जो है नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई है, और ऐसे ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसे खुद पे खुद चौंकाने वाली है। क्योंकि और वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि वो रूट वाला माध्यम पर हस्ताक्षर हुआ है। एक तरीके से वहाँ पर रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, रेल कनेक्टिविटी का एक प्रोजेक्ट है, उस पर वो हस्ताक्षर किया है। नहीं, एक चीज़ और है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे बीच में याद आ रहा है कि इराक ने ही जब ट्रंप ने एक प्रस्ताव पेश किया था कि गाजा कैसा हो और वो फिलिस्तीन फ्री हो, फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए वहाँ पर, तो इराक भले ही उसके पास इकोनॉमिकली इतने वो नहीं है, लेकिन सोर्सेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इराक ने ही सबसे पहले प्रस्ताव लेकर आया था कि सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उनको मिलकर के गाजा को फिर से तरीके से अरब देश ने भी एक प्लान लेके आया था, और इराक ने उसने सबसे पहले उसमें एक प्रकार से कहे हैं कि उसकी अध्यक्षता या उसकी अगुवाई करने वाला इराक ही था। इराक और तुर्की दोनों ही थे, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं एक प्रकार से झुकाव तो है ही। लेकिन अब यही चौंकाने वाली बात हो गई ना, क्योंकि जब ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो थे, वो जब दोनों देशों, उनका दौरा एक ही था इराक के लिए, लेकिन वो इराक से फिर लेबनान चले जाते हैं। अच्छा, तो ये लेबनान जाने का ही, जो इराक से लेबनान जब ये पहुंचे तभी मामला यहाँ पर गंभीर हो गया, और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें छपने लगी, निकलने लगी, प्रतिक्रियाएं आने लगी कि क्यों ये लेबनान का दौरा करने गए। इराक तक तो सीमित था, सब चीज़ मामला सही था, लेकिन लेबनान का दौरा करने का मतलब यही है कि ईरान के रास्ते इराक होते हुए लेबनान पहुंचेगा वो हथियार जो पहले से ईरान कथित रूप से भेज रहा था हिजबुल्लाह को। तो इस कारण से हिजबुल्लाह के एक्टिव होने के कारण से ईरान की परेशानी बढ़ जाएगी। और दूसरा खबर आपने बताया है कि इधर इजराइल की परेशानी बढ़ेगी, सॉरी हाँ, इजराइल की परेशानी बढ़ेगी। और दूसरा आपने इधर बताया है कि हुती विद्रोही भी एक्टिव मतलब हो गए एक नई व्यूह रचना जो है वो ईरान रचता हुआ नज़र आ रहा है। और दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जैसे मिस्र में जुलानी आ गए, और इसके पहले जो सरकार थी वो ईरान समर्थित सरकार थी, लेकिन ईरान ने एक प्रकार से कह लें तो ईरान ने अपना मिस्र का सपोर्ट खो दिया, मिस्र में अपनी प्रेजेंस खो दी, और अब ईरान एक प्रकार से इराक में अपनी प्रेजेंस या अपना दखल या अपना समर्थन बढ़ा रहा है। और ये बताता है कि जैसे मिस्र में तो अमेरिका ने अपना ग्रैबिंग बढ़ा दी, बिल्कुल इराक में भी थी, लेकिन अब क्या एक मैसेज तो यही है कि अमेरिका के हाथ से इराक फिसल रहा है। बिल्कुल मैसेज यही जा रहा है, क्योंकि देखिए जैसे आप देख रहे होंगे कि सीरिया चला गया ईरान के हाथ से, नहीं तो सीरिया उसके लिए एकदम केंद्र था, क्योंकि इजराइल को कमज़ोर करने के लिए सीरिया सबसे महत्वपूर्ण था ईरान के लिए। लेकिन अब क्या है कि वहाँ पर एक तरीके से अमेरिका हवा मतलब कि धावा बोली दिया है और उस पर हावी हो चुका है। तो अब ईरान के लिए क्या है कि वो अलग रास्ता खोज रहा था, और वो रास्ता इराक मिल चुका है। तो और धीरे धीरे अगर नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई तो इसमें इजराइल की परेशानियां और बढ़ेगी। भले इजराइल अभी चढ़ाई शुरू कर दिया है गाजा पर, प्लान ला दिया है कि गाजा पर नियंत्रण करेंगे, इतना तक प्लान आ गया है कि जो वहाँ के फिलिस्तीनी निवासी हैं उनको उत्तरी अफ्रीका में बसाया जाएगा।
नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इसमें कोई हैरानी नहीं होना चाहिए आनंद जी कि आने वाले वक्त में इराक में रशियन सपोर्ट भी पहुंच जाए। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, रशियन सपोर्ट पहुंच सकता है और इसमें ये ईरान का ही फ़ायदा इसमें होगा। और ईरान और रसिया का आप दोस्ती जानते ही हैं कि कितनी गंभीर और कितनी मजबूत तो है। मतलब ये जाहिर तौर पर रशिया नो वेरी वेल कि क्या चल रहा है और क्या किस तरीके से ईरान, क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, किसको, हूतीज़ को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया गया है, हमास के लड़ाके भी जो हैं वो कुछ एक बचे हुए हैं, तो लेकिन ऐसा अब नज़र नहीं आ रहा है, अब चीज़ें बदल गई। तो कुल मिलाकर अपडेट यहीं तक था। इजाज़त दीजिए, चर्चा कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से। ग्लोबल अड्डा देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।